Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the contemporary political thought part 2, in which we will focus on the idea of John Rawls, the contemporary thinker. John Rawls के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमेशा जब भी किसी थिंकर की बात करते हैं तो उसके जीवन को जानना जरूरी है और साथ ही साथ उस समय की परिस्थितियों को, देश काल को समझना भी बहुत जरूरी है। राजनीतिक परिस्थितियों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो रॉल्स के जीवन पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब पैदा हो रहे हैं। बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1921। ये पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल्टीमोर यूएसए में। ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये पैदा हो रहे हैं। तो 1921 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने मार्क्सिस्ट थिंकर को पढ़ा जिसमें लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और 1917 में वो रसिया के अंदर रेवोल्यूशन लाते हैं और फर्स्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होता है जिसको हम कह सकते हैं समाजवादी रेवोल्यूशन। पहला समाजवादी जो है क्रांति जो है रूस के अंदर वो करते हैं और 17 के बाद 21 में जॉन रॉल्स पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जब बचपन से जब ये बड़े हो रहे हैं उस समय तक दुनिया के अंदर क्लियरली दो विचारधाराएं आ चुकी थी। कौन कौन सी? सोशलिज्म जिसको हम समाजवाद कहेंगे, दूसरा कैपिटलिज्म जो पहले से चल रही थी या जिसका लिबरल फेस होता है जिसको हम उदारवाद कहते हैं। उदारवाद की जो आर्थिक नीति होती है वो पूंजीवाद कहलाती है। तो दो ब्लॉक बन चुके थे पूरी दुनिया के अंदर। उदारवाद या कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था जैसा हमने बताया अमेरिका, और जो सोशलिस्ट ब्लॉक था समाजवादी ब्लॉक को लीड कर रहा था रूस। बाद में वो सोवियत यूनियन बन जाता और भी देश उसके अंदर मिल जाते हैं जहां पे समाजवादी क्रांतियां हो जाती है। वो धीरे धीरे पूरा जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है वो चला जाता है सोवियत यूनियन में, और साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के जो देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाते हैं। तो उस समय तक 21 में ये पैदा हो रहे हैं। जब ये बड़े हो रहे हैं तो जो रूस है एक पावरफुल कंट्री की तरह बन के आ रहा है और सोवियत यूनियन जब बन जाता है तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। लेनिन के गुजरने के बाद जब स्टालिन पावर में आते हैं तो रूस का जो डेवलपमेंट है, जो 5 इयर्स प्रोग्राम रहते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। जितना वो टारगेट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो कर लेते हैं। तो ये सोवियत यूनियन या जो रूस था वो एक जब क्रांति होती है उस समय वो पिछड़ा हुआ देश होता है। यूरोप से कंपेयर करें या अमेरिका से कंपेयर करें तो एक उनसे पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर स्टालिन की अगुवाई में वो एक बराबर का देश बन जाता है। अमेरिका के बराबर का एक देश बन जाता है, यूरोप के बराबर का एक देश बन जाता है। अब हम इनके निजी जीवन को देखें कि निजी जीवन में इनके साथ क्या हो रहा था। रॉल्स वॉज सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रेन। के 5 भाई बहन थे जिसमें से ये दूसरे नंबर पे आते हैं, और लेकिन ये काफी बीमार रहते हैं खुद भी और इनके भाई भी। 2 ऑफ हिज ब्रदर डाइड इन चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ फैटल इलनेस। 2 भाई जो हैं इनके गुजर जाते हैं, गंभीर बीमारियां जो हो जाती हैं उनको इसकी वजह से। वो भी एक असर पड़ता है कि बचपन में इन्होंने मौत देखी या खुद भी काफी बीमार रहते थे, तो फिजिकली बहुत एक्टिव ना होके मेंटली साफ होते हैं। ही अटेंडेड कॉर्बेट स्कूल जो एक फेमस स्कूल बाल्टीमोर में, शुरुआती जहां पे ये पैदा होते हैं बाल्टीमोर में वहीं पे रहते हैं। बाद में ट्रांसफर हो जाता है केंट स्कूल में, कंटिकट में, अमेरिका के अंदर ही है ये, यहां पे ये पढ़ते हैं। इसके बाद की जो जर्नी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 1939 ही ज्वाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन करते हैं। यहां से ये चीजों को समझना शुरू करते हैं। अभी जो हमने बताया इस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो बदल रहा था। इससे पहले जो होता था लोग पावर का स्ट्रगल करते थे, विचारधाराओं के आधार पे लड़ाई नहीं होती थी। विचारधाराओं के आधार पे विद इन कंट्री लड़ाई हो रही थी कि अलग अलग विचारधाराएं होती थी अपने अपने देश के। जब देश की बात आती थी तो
स्टेट ही संप्रभु होता था। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जब ये बड़े हो रहे हैं उस समय तक क्लियरली सोवियत यूनियन एक पावर बन के आ जाता है और लगातार दोनों आइडियोलॉजीज, जो उदारवाद की विचारधारा है वो उसको अमेरिका प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है, जिसको हम कहेंगे फैलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन समाजवाद की विचारधारा को फैलाने की कोशिश करता है। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो रॉल्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन एकेडमिकली इस चीज को सोच रहे हैं, इनके ऊपर असर पड़ता है। दोनों विचारधाराओं को पढ़ते हैं। अमेरिका के अंदर ज्यादातर लिबरल विचारधारा पे एकेडमिक्स चलती है, उनकी एकेडमिक्स मार्क्सवादी विचारधारा को कम पढ़ा फोकस किया जाता था, लेकिन इनके पास आइडिया जो था वो मार्क्सवादी विचारधारा का भी आता है। और दोनों को मिला के जब हम आगे पढ़ेंगे तो दोनों को मिला के एक नई चीज लेके आते हैं, वो इनके जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है और हम उसी आइडिया की वजह से इनको पढ़ भी रहे हैं। उसके आगे का जीवन देखते हैं हम। रॉल्स सर्व द इन्फेंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। अब हमने जैसी बात की थी वर्ल्ड वॉर II, ये इसमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं। 2 साल ये इन्फेंट्री में भी काम करते हैं, जैसे ये 2 साल के लिए मिलिट्री सेवा देते हैं। जब स्टूडेंट्स होते हैं अमेरिका में ये चलन है कि लोग इन्फेंट्री सेवा में जाते हैं। अब ये जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर II के समय ये इन्फेंट्री में है। वर्ल्ड वॉर II किसके किसके बीच हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। वर्ल्ड वॉर II में एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान और इटली। अभी हमने ग्रामसी कुछ दिनों पहले पढ़ा तो उसमें ग्रामसी में देखे इटली के हैं, जर्मनी में हेगल है, इस तरह के तमाम सारे लोग, जापान, ये लोग मिलके जो हैं बेसिकली एक्सिस पावर को बढ़ाते हैं, जो मेजरली ये तीनों है कंट्री। इसी के साथ साथ अगर हम देखें अलाइड पावर, जो मित्र राष्ट्र के जो ग्रुप है उसमें अमेरिका, इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इसके बाद जो होता है जब ये लोग लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं और हिटलर रूस के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर देता है, तो सोवियत यूनियन भी, जिसको हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं, यूएसएसआर भी इस पार्ट का जो अलाइड पावर है उसका पार्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक आइडियोलॉजिकल दुश्मन थे, अब जो फासिज्म आ रहा है या नाजिज्म जो आ रहा है या इंपीरियलिज्म जो जापान का है, उसके अगेंस्ट में ये सारे के सारे लोग भले आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हुए भी ये एक हो जा रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल चर्निंग का पीरियड है जहां पे कि हम किस तरह से नए डिसीजन लेने थे दोनों ही ध्रुवों को, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या लिबरल हो, उनको भी देखना था क्या यूएसएसआर को साथ में ले सकते हैं। उसी के साथ साथ सोशलिस्ट लोगों को भी देखना था कि क्या समाजवादी लोग पूंजीवादी लोगों के साथ जा सकते हैं। तो ये आइडिया आता है कि जब फासीवाद खतरा होगा तो हम एक हो सकते हैं। तो ये सारे जो चर्निंग्स हो रही थी उस समय, इसका असर भी उनके ऊपर काफी पड़ता है। ही रिटर्न टू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, बाद में ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वापस आते हैं। अपनी थीसिस जो पीएचडी की है मोरल फिलॉसफी में, नैतिकता की जो है, नैतिक दर्शन कह सकते हैं, नैतिक दर्शन में ये अपनी पीएचडी सबमिट करते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है इनको। अब ये नैतिक दर्शन जो इनकी जो आइडिया है बाद में जो फेमस होते हैं, जिसके लिए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें नैतिकता का बहुत प्रभाव है, क्योंकि इनके ऊपर असर जो इन्होंने पीएचडी सबमिट की उसका भी काफी पड़ता है। ही टॉट एट प्रिंसटन 1950 से 52 तक प्रिंसटन में पढ़ाते भी, पीएचडी सबमिट के बाद करने के बाद वो अपना वहां पे पढ़ा भी करते हैं। बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 53 से 59 तक वहां पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट है, ये सारे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे बहुत फेमस हैं इंस्टीट्यूट हैं, अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट या दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। फाइनली हार्वर्ड आ जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं 1979 और अंत तक वहीं रहते हैं। वहीं पे जो है अपनी थ्योरीज लिखते हैं, जिसके लिए बहुत फेमस है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है, वहीं पे लॉजिक से मिलते हैं जिससे आर्गुमेंट होते हैं। और फाइनली रॉल्स जो है 24 नवंबर 2002 को मैसेच्यूसेट्स में ही इनकी